हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। दोस्तों हमने सामान्य जानकारी के देखिए पार्ट नंबर 3 पहले करा चुके हैं दोस्तों, और पार्ट नंबर 4 में हमने दोस्तों अन्य क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, छाँट के हमने यहाँ पर लिया है और इनके आधार पर आप पूरी डिटेलिंग को देखेंगे, आप यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं। और दोस्तों देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर रोज़ ही मिलती है दोस्तों इंडियन आर्मी की एक वीडियो और दोस्तों आपके अन्य यहाँ पर क्वेश्चनों के आधार पर दोस्तों जानकारियाँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है। अस्थायी नाभिक वो होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अस्थायी नाभिक किन्हें कहते हैं दोस्तों? अनस्टेबल न्यूक्लियर दोस्तों कौन कहलाते हैं? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 83 से कम या 83 या इससे अधिक, या फिर दोस्तों 50 से कम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो दोस्तों आपके अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं दोस्तों, उनमें 83 या फिर उनसे अधिक दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियर में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा प्रोटॉन आपके नाभिक में होते हैं दोस्तों, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिनके भी नाभिक में दोस्तों आपके 83 या इससे अधिक यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, उनमें दोस्तों क्या होता है, उनमें दोस्तों रेडियो एक्टिवता के गुण पाए जाते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिवता मतलब दोस्तों लगातार वो गामा, अल्फा, बीटा और गामा किरणों को दोस्तों निकालते हैं, जिनमें दोस्तों आपके अल्फा यहाँ पर प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, और ये दोस्तों आपके उदासीन होते हैं। और दोस्तों इनमें देखिए अल्फा और बीटा पहले निकलते हैं दोस्तों, और गामा यहाँ पर बाद में निकलते हैं। इनमें दोस्तों कोई भी यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन गामा हमेशा इनके बाद ही निकलते हैं। तो दोस्तों जिनके भी यहाँ पर न्यूक्लियर में 83 या इससे अधिक प्रोटॉन होंगे, वो हमेशा यहाँ पर अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालेंगे। और कब तक निकालेंगे? जब तक दोस्तों ये स्टेबल ना हो जाए, अर्थात स्थायी ना हो जाए, तब तक दोस्तों ये करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डैश उदासीन होती हैं। दोस्तों क्या उदासीन होती हैं? अल्फा किरणें या बीटा किरणें या फिर गामा किरणें दोस्तों, या फिर कोई नहीं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर देखिए, गामा किरणें दोस्तों आपकी उदासीन होती हैं, और ये आपकी पॉजिटिव हो गई और ये आपकी नेगेटिव हो गई दोस्तों। और इनमें देखिए दोस्तों आवेश आपका इनमें 2e होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इनमें दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इनको भी आप याद रख लेंगे, और इनमें दोस्तों 0 आपका होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। गोल्डस्टीन ने, या चैडविक ने, या थॉमसन ने, या फिर हेनरी ने? ये दोस्तों आपके यहाँ पर गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। ई ट पर ना च। दोस्तों ई का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ट मतलब टॉमसन या फिर आप कहें दोस्तों थॉमसन, और प मतलब दोस्तों प्रोटॉन हो गया, रे मतलब रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड पूरा आपको नाम याद रखना है। रदरफोर्ड गोल्डस्टीन का नाम है दोस्तों, कभी कभार आपका गोल्डस्टीन नाम से भी आ जाता है। अगला देखिए दोस्तों, आपका ना मतलब दोस्तों आपका न्यूट्रॉन, और च मतलब आपका चैडविक। तो ये आपके तीनों के तीनों आपको याद होनी चाहिए, ई ट पर ना च। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती हैं तो क्या होता है दोस्तों? एक्स किरणें निकलती हैं, या गामा किरणें, या इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, या कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आपको यहाँ पर कैथोड किरणें, दोस्तों कैथोड किरणों का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपका एक क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों एक समूह होता है, और इनको हम दोस्तों कहीं डाल दें जिनका उच्च क्रमांक परमाणु क्रमांक वाली धातु पर दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्या निकालते हैं? एक्सरे निकालते हैं दोस्तों, एक्स किरणों को निकालते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने की थी, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय अर्थात लॉस होने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों आपने देखा होगा विद्युत परिपथ में जो दोस्तों ऊर्जा का लॉस होता है वो क्या कहलाता है, उसकी दर क्या कहलाती है दोस्तों? यहाँ पर धारा, या प्रतिरोध, या फिर आपकी शक्ति, या फिर विभवांतर। दोस्तों ये आपका यहाँ पर शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर के बारे में आपको पता होगा, P = W/T। दोस्तों कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, या फिर दोस्तों ऊर्जा के क्षय की दर को हम दोस्तों शक्ति कहते हैं। आपने देखा होगा परिपथ में दोस्तों, जब आप यहाँ पर क्षय करते हैं, आपने मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया तो क्षय होगा दोस्तों, तो वहीं पर आपका पावर निकलती है। और दोस्तों यहाँ पर धारा के बारे में आपको पता होगा, धारा आपका यहाँ पर परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों संवहन ही आपका धारा कहलाता है। प्रतिरोध दोस्तों जो आपकी रुकावट आती है इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर मार्ग में, वो आपका प्रतिरोध होता है। और दोस्तों विभवांतर के बारे में आपको पता होगा, V = IR, ओम का नियम है महत्वपूर्ण, ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर विभवांतर का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत फ्यूज काहे के बने होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत फ्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर सर्किटों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं दोस्तों। जब उच्च वोल्टेज यहाँ पर आती है तो वहाँ पर वो टूट जाते हैं। ये दोस्तों काहे के बने होते हैं? टिन व आयरन, या टिन व सीसा, या फिर सीसा व तांबा, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर टिन व शीशे के बने होते हैं दोस्तों।
जिनमें आपका टिन कितना होगा 73% और दोस्तों आपका शीशा लगभग 37% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? ये अमीटर दोस्तों, या अल्टीमीटर, या फिर ऑडियोमीटर, या फिर लेक्टोमीटर। दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर दोस्तों ऊंचाई के लिए मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अमीटर दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। और ऑडियोमीटर आपका दोस्तों ध्वनि मापने के लिए, साउंड को दोस्तों यहाँ पर मापने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर लेक्टोमीटर आपका दूध की शुद्धता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, कृष्ण छिद्रों के न दिखाई देने का क्या कारण है? अर्थात दोस्तों ब्लैक होल क्यों नहीं दिखाई देते? प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपलायन, या अधिक गुरुत्वाकर्षण, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर प्रकाश का अपलायन, अर्थात दोस्तों प्रकाश वहाँ से पलायन नहीं कर सकता दोस्तों, इसी के कारण नहीं दिखाई देते। दोस्तों वहाँ पर देखिए जितना भी प्रकाश वहाँ पर जाता है दोस्तों वो पूरा का पूरा अवशोषित कर लेते हैं दोस्तों, तो वो काले के काले ही दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत सेल अर्थात इलेक्ट्रिक सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये आपके 2 प्रकार के, या 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। दोस्तों ये आपके यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें दोस्तों हमारे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होते हैं दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राथमिक सेलों में क्या होता है दोस्तों, इनको हम दोस्तों यहाँ पर रासायनिक से दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर द्वितीय प्रकार के जो होते हैं इनमें हम पहले विद्युत ऊर्जा में, फिर दोस्तों रासायनिक, और फिर दोबारा विद्युत। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरे वाले जो प्रकार के होते हैं इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक को नहीं कर सकते, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरबों तारों का विशाल समूह क्या कहलाता है? ये दोस्तों आपका ब्रह्मांड, या फिर सौर परिवार, या फिर मंदाकिनी, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर मंदाकिनी कहलाता है, जिसे हम दोस्तों गैलेक्सी भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका मंदाकिनियों में क्या होता है, 98% जो होता है दोस्तों आपके तारे होते हैं। और दोस्तों लगभग 2% जो होते हैं दोस्तों आपके क्या होते हैं, ये आपके धूल और दोस्तों यहाँ पर गैसों का समूह होता है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह की लगभग दोस्तों यहाँ पर 100 अरब गैलेक्सियाँ यहाँ पर अंतरिक्ष में हैं दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पन होता है क्या कहलाता है? ये दोस्तों आपका गलनांक, या हिमांक, या फिर संघनन, या फिर क्वथनांक। ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्वथनांक कहलाता है, जिसे हम दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्वथनांक कहलाता है। दोस्तों गलनांक क्या कहलाता है? जहाँ पर दोस्तों आपका ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है दोस्तों, वो आपका गलनांक कहलाता है। और हिमांक दोस्तों जब द्रव ठोस में परिवर्तित होगा दोस्तों, वो आपका हिमांक या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है दोस्तों। और संघनन दोस्तों जब वाष्प के कण आपके दोबारा पानी में दोस्तों एकत्रित होते हैं, उन्हें हम संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर 2 होते हैं दोस्तों, जो दोनों के दोनों दोस्तों आपके उत्तल लेंस ही होते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा दूरदर्शी यानी कि दोस्तों आपका टेलीस्कोप, इसकी खोज क्या किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने की थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला वाला आपका बड़ा होता है दोस्तों, बाद वाला आपका छोटा होता है। और इसकी दोस्तों जो आपकी एफ होती है दोस्तों, फोकस दूरी होती है, ये आपकी बड़ी होती है पहले वाले की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जरा दृष्टि दोष किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका नाक से, कान से, या फिर आंखों से, या फिर यकृत से। दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंखों से संबंधित है दोस्तों। ये बुढ़ापे के कारण दोस्तों यहाँ पर होता है, वृद्धों में होता है दोस्तों। इनमें आंखें दोस्तों कम दिखाई देती हैं और दूर और पास की दोनों ही वस्तुएं नहीं दिखाई देती दोस्तों। और इसके निवारण के लिए दोस्तों आपका द्विफोकस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा, दूर दृष्टि में दोस्तों आपका उत्तल का और निकट में दोस्तों अवतल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है दोस्तों? 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, या फिर 1/20 सेकंड, या फिर आपका 1 सेकंड। दोस्तों ये आपका यहाँ पर 1/10 सेकंड तक यहाँ पर रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब श्रोता व ध्वनि स्रोत के बीच की अपेक्षित गति होती है दोस्तों, तो ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की तुलना में अलग सुनाई देती है। ये घटना क्या कहलाती है? डॉपलर प्रभाव, या ध्वनि का अपवर्तन, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, डॉपलर प्रभाव कहलाता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप यहाँ पर कोई भी ध्वनि स्रोत के पास में जाते हैं दोस्तों, तो आपको ध्वनि यहाँ पर बढ़ती हुई प्रतीत होती है और दूर जाने पर घटती हुई प्रतीत होती है। तो यही दोस्तों आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको बताना है दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा होगा? दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू दोस्तों आपका साइन आई अपॉन साइन आर होता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका स्नेल ने दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्नेल लॉ दोस्तों यहाँ पर आपका है ये। मान लीजिए दोस्तों कोई किरण यहाँ पर आई वाली, और दोस्तों बाद में रिफ्लेक्टिव होके निकल गई, तो दोस्तों आपके दोनों कोण यहाँ पर ये आई है और ये आपका आर है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपूर्णांक निकालना है तो आपका ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने पर लगने वाले धक्के का कारण क्या है दोस्तों? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, या फिर गति का तृतीय नियम दोस्तों, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर गति का तृतीय नियम होता है दोस्तों, जिसमें आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर आता है। दोस्तों आप जितना भी बल लगाएंगे, F1 आपने लगा दिया तो दोस्तों इसी का अपोजिट आपका और बराबर दोस्तों आप पर लगेगा। तो यही दोस्तों आपका यहाँ पर गति का तृतीय नियम कहता है दोस्तों रॉकेट के ऊपर को उड़ना या फिर ज़मीन पर चलना दोस्तों, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर गति के तृतीय नियम में आते हैं। और गति का द्वितीय नियम दोस्तों आपको पता होगा, F बराबर m ही आपका होता है, संवेग का नियम भी बोला जाता है दोस्तों इसे। तो इस तरह दोस्तों आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, और भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लगातार आपको बताए जाएंगे, हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।